डॉक्टर अनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर। आज का विषय है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने अपने शासनकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसके कारण देशी राज्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिला। ऐसी ही परिस्थिति में वेलेस्ली 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसके आगमन के समय यहाँ की राजनीतिक स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थीं। भारत में अंग्रेजी राज्य केवल बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उत्तरी सरकार तथा मैसूर के कुछ भाग तक सीमित था। अवध और कर्नाटक के राज्य कंपनी के संरक्षण में थे। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी, परंतु उसे अनेक भारतीय शक्तियों से खतरा था। भारतीय राजनीति की प्रमुख शक्तियां थीं मराठे, मैसूर का राज्य, निजाम, दिल्ली, पंजाब के सिख, अवध के नवाब। हालांकि इन विभिन्न शक्तियों में तालमेल नहीं था, फिर भी प्रत्येक शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्वेष भाव रखती थी। दूसरी तरफ नेपोलियन यूरोप का सर्वशक्तिशाली शासक था, जो 1798 में मिस्र तक आ पहुंचा। नेपोलियन ने रूस से मिलकर हेरात और कंधार के स्थल मार्ग से भारत विजय की योजना बनाई। जब टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक, ने नेपोलियन से मदद मांगी, तो उसने पत्र लिखकर टीपू सुल्तान को सहायता का आश्वासन दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में वेलेस्ली भारत आया। उसने अहस्तक्षेप की नीति त्याग कर हस्तक्षेप और सक्रिय नीति को अपनाया। वेलेस्ली का भारत आने का मुख्य उद्देश्य कंपनी की भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना तथा फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने कुछ शत्रु राज्यों से युद्ध किया, अनेक राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया तथा कुछ राज्यों को कुशासन के आधार पर कंपनी के संरक्षण में ले लिया। कंपनी शासन के विस्तार के लिए उसने एक नई नीति सहायक संधि का अनुसरण किया। इसके द्वारा वेलेस्ली ने कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीय नरेशों के दरबार और उसकी राजनीति में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ाया और भारत में रह रहे फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ने से रोका। वेलेस्ली ने कंपनी शासन के विस्तार के लिए ये प्रभावशाली अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। संधि की व्यवस्था सबसे पहले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने की थी। जरूरत के अनुसार वह भारतीय नरेशों को धन के बदले सैनिक सहायता देता था। बाद में क्लाइव एवं कॉर्नवालिस ने भी इसका सहारा लिया, परंतु इस व्यवस्था को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप करने का श्रेय वेलेस्ली को ही है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहली, सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य अपनी विदेश नीति को कंपनी के हवाले कर देता था तथा बिना कंपनी की अनुमति से वह अन्य राज्यों से युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। कंपनी की स्वीकृति के बिना देशी राज्य किसी अन्य यूरोपीय को अपने दरबार में
नौकरी नहीं देगा। इसी तरीके से देसी राज्य की सुरक्षा के लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च वह देसी राज्य ही वहन करेगा। सेना के खर्च के लिए नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सुपुर्द करना होता था। देसी राज्य अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा तथा रेजिडेंट के परामर्श से ही रियासत का प्रशासन चलाएगा। कंपनी इन शर्तों के बदले में देसी राज्यों की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी लेती थी तथा आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन भी देती थी। इस प्रकार इस संधि द्वारा देसी राज्यों के शासन एवं विदेश नीति पर कंपनी अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ये इसके द्वारा वह अपने राज्यों को कंपनी का हितैषी बना डालता है। वेलेस्ली को इस सहायक संधि से कई लाभ हुए। सहायक संधि से कंपनी को जो लाभ हुए उनमें सबसे बड़ा लाभ यह था कि सभी देशी राज्य निरस्त कर दिए गए व एक दूसरे से अलग। उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन हो जाने के कारण अब वे अंग्रेजों के विरुद्ध ना तो कोई संघ बना सकते थे ना कोई गुट। अब अंग्रेजों को देसी राज्यों से कोई खतरा नजर नहीं आता था। देसी राज्यों के व्यय पर कंपनी को एक विशाल सेना मिल गई, जो कि हालांकि ये सेना देसी राज्यों की सुरक्षा के लिए थी, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका प्रयोग अंग्रेजों ने अपने शत्रुओं और देसी राज्यों को बर्बाद करने के लिए ही किया। देसी राज्यों में सेना रखने का महत्वपूर्ण नतीजा ये निकला कि कंपनी की सैनिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़ गईं। दूसरे सहायक संधि द्वारा वेलेस्ली भारत में बढ़ते हुए फ्रांसीसी प्रभाव को रोकने में सफल रहा, क्योंकि देसी राज्य अब कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते थे। फिर कंपनी को रेजिडेंट के माध्यम से देसी राज्यों के प्रशासन पर भी अपना नियंत्रण बनाने में सहायता मिली। इस संधि के द्वारा देसी राज्यों के विवादों में मध्यस्थता कर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का अवसर भी कंपनी को मिला। सहायक संधि की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये थी कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के विरुद्ध बढ़ते विद्वेष एवं शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता मिली। उन्होंने विस्तारवादी योजनाएं एवं युद्ध को जो है उन्होंने त्याग दिया और राज्य में शांति सुव्यवस्था के कार्य तक ही अपने आप को सीमित रखा। ये तो इस संधि के देसी राज्यों पर लाभ थे, मगर जरूरी नहीं, ये अंग्रेजों को लाभ थे, मगर सहायक संधि का देसी राज्यों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इसका बुरा प्रभाव ये था कि जो देसी राज्य थे उन्होंने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के सुपुर्द कर दी। जब अंग्रेजों का नियंत्रण विदेशी नीति पर हो गया और वो निरस्त्रीकरण भी उनका भी हो गया, तो जाहिर बात है कि वे अपनी स्वतंत्रता गवा बैठे। अब वे किसी भी राज्य से कंपनी की अनुमति के बिना ना तो युद्ध कर सकते थे, ना मैत्री कर सकते थे और ना ही कोई संधि कर सकते थे, और वे केवल नाम मात्र के शासक रह गए। इस तरीके से
जो देसी राज्य थे वो अपनी स्वतंत्रता गवा बैठे। साथ ही साथ आंतरिक मामलों में भी देसी राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट के अब उन्होंने अपने यहाँ रेजिडेंट को रखने की परमिशन दे दी, तो जो रेजिडेंट थे उन्हीं के परामर्श पर ही शासन वो चलाया करते थे, वो उनकी मजबूरी थी। सहायक संधि ने देसी राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी उसको भी बिगाड़ दिया। सहायक सेना का बोझ उठाने के कारण देसी राज्यों के राजकोष पर दबाव काफी बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, जिनकी पूर्ति करने में देसी राज्य असमर्थ थे। और जब वो नगद राशि उतनी नहीं दे पाते थे तो उसके बदले वे अपने धनी प्रदेशों को कंपनी को सौंप देते थे। इससे देसी राज्यों के प्रभाव में कमी आती गई। फिर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी इन देसी राज्यों को कंपनी से मिली। कंपनी उनको आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करती थी। तो नतीजा क्या हुआ कि कंपनी के वे समर्थक और सहायक बन गए। उनकी जो राष्ट्रीयता थी और आत्मगौरव था उसकी भावना समाप्त हो गई। अब उन्होंने सब कुछ राजकाज अंग्रेजों पर छोड़कर अपना सारा समय भोग विलास में उनका व्यतीत होने लगा और प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए। दूसरे जो उन्होंने राज्यों की सीमाएं जो सेनाएं थी वो भंग कर दी, तो जो बर्खास्त सैनिक थे वे सब के सब आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। नतीजा क्या था कि ऐसे कार्यों से अशांति और अराजकता का माहौल उनके राज्यों में बन गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ सहायक संधि जहां से कंपनी को जितने लाभ हुए वहीं भारतीय राज्यों पर इसका अत्यंत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब डिस्कस करते हैं उन राज्यों को जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम राज्य था। हैदराबाद उसने 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। क्यों? क्योंकि खुर्दा के युद्ध में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। इस पर निजाम उनसे क्रोधित हो गया और अपनी सेना में फ्रांसीसी सेनापतियों को नियुक्त किया, जिन्होंने उसकी सेना को फ्रांसीसी पद्धति पर संगठित किया। इधर भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का खतरा भी बना हुआ था और वेलेस्ली हैदराबाद में बढ़ते हुए फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध था। इसके लिए वेलेस्ली ने कूटनीति का सहारा लिया और निजाम के साथ सहायक संधि 1798 में की। मैसूर के साथ भी सहायक संधि हुई। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। वह फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहता था। तो वेलेस्ली के लिए ये खतरा था। टीपू सुल्तान एक खतरे के रूप में मंडरा रहा था। तो वेलेस्ली के सामने एक उद्देश्य टीपू की शक्ति को समाप्त करना था। तो इस उद्देश्य के साथ ही 1799 मैसूर का चतुर्थ युद्ध शुरू हुआ। उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बचे हुए राज्य का शासन पहले के हिंदू शासक के वंशज को दे दिया गया। इस नए राजा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अवध के साथ भी
संधि हुई। अवध का जो शासक था, बल्कि अवध का एक सामरिक और राजनीतिक महत्व था और वेलेस्ली इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसीलिए उसने अफगान के शासक के आक्रमण का बहाना बनाकर नवाब को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए भेजा। और उस समय अवध का शासक नवाब सादत अली था, जिसने वेलेस्ली की योजना को स्वीकार नहीं किया, मगर बाद में उसने वेलेस्ली की सलाह मानकर सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। मराठों के साथ भी सहायक संधि की गई। मराठों में आपसी संघर्ष के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। पेशवा ने दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि की और इस संधि के द्वारा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके अंतर्गत एक सहायक सेना रखी गई, जिसके खर्च के लिए बाजीराव ने 26 लाख वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया। सूरत अंग्रेजों को दे दिया गया और विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। उधर अंग्रेजों से लगातार युद्ध में पराजित होने पर सिंधिया और भोंसले ने कंपनी सरकार के साथ सुरजी, अर्जुन गांव और देव गांव की संधि की। इस संधि के द्वारा दोनों ने ही सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। यह सत्य है कि इन युद्धों से कंपनी पर आर्थिक बोझ तो बढ़ा, फिर भी वेलेस्ली ने इन युद्धों के द्वारा मराठा संघ को दुर्बल कर उन्हें पतन के करीब ला दिया। इससे कंपनी की शक्ति, सीमा और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। तो इस तरीके से देखा गया कि वेलेस्ली ने हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा इन सभी के साथ जो है सहायक संधि की। और अगर अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि वेलेस्ली जिस उद्देश्य के साथ वो भारत आया था, उस उद्देश्य में वो सफल रहा। उसने कंपनी राज्य का विस्तार कर उसे स्थायित्व प्रदान किया और भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट कर दिया। और उसने 7 वर्षों की छोटी अवधि में भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों को परास्त कर कंपनी की स्थिति को मजबूत किया। उसकी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजी सत्ता दोआब से लेकर पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तट तक विस्तृत हो गई। और देखा जाए तो इस प्रकार वेलेस्ली ने कंपनी के राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया। हालांकि भारतीय दृष्टिकोण से वेलेस्ली ने कई अनुचित कार्य किए, मगर अंग्रेजी हितों की पूर्ति के उद्देश्य से वेलेस्ली का कार्य उल्लेखनीय रहा। धन्यवाद।